हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे आज के वीडियो से। और आज के वीडियो में 9 जून 2023 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। वहीं पर डेली की पीडीएफ अपलोड होती है, तो आप वहीं से इसे डाउनलोड कर लिया करिए। पीडीएफ को पढ़ा भी करिए, केवल डाउनलोड करके रखने का कोई मतलब नहीं है उसका। डेली की पीडीएफ में स्टैटिक जीके का बहुत सारा वाइटल कंटेंट होता है, आप उसे जरूर पढ़ा करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन के बारे में। कल मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि इनमें से कौन सी एक संस्था है जो कि पेट्रोलियम से जुड़ी हुई है। तो सही आंसर है ओपेक। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद में करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है वियना। क्या बोलते हैं इसको? वियना। ओपेक के इस टाइम पे दुनिया भर के 13 मेंबर कंट्रीज हैं। ये वो मेंबर कंट्रीज हैं जो कि दुनिया भर में तेल के उत्पादन पे सर्वोपरि हैं, मतलब सबसे ऊपर आते हैं ये तेल के उत्पादन में। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ओपेक दुनिया की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेट्रोलियम के मानकों को निर्धारित करने में बहुत बड़े फैक्टर अपने पास रखता है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल पर कितनी ड्यूटी होगी, कितने पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करना है, कितनी घटोतरी करनी है, कब कितना बढ़ा देना है उत्पादन, ये सारी चीजें ओपेक ही डिसाइड करता है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, इस जैसे कंट्रीज ओपेक के मेंबर हैं इन 13 देशों में से। बाकी यूनिसेफ की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। और आसियान आसियान की स्थापना 1967 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में जकार्ता। क्या बोलते हैं? जकार्ता। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कितने देश हैं जिनको इलेक्ट किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में? देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ देश परमानेंट सदस्य हैं और कुछ ऐसे देश हैं जिनको हर 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में डिक्लेयर किया जाता है, या आप बोल सकते हो इलेक्ट किया जाता है। तो अभी हाल ही में टोटल ये 5 देश हैं। कितने? 5 देश। अब ये कौन कौन से हैं जिनको अगले 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है? तो एक तो है इसमें अल्जीरिया। पहली चीज, इनके नाम आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा देश है, इसको बोलते हैं सेरा लियोन। क्या बोलते हैं? सेरा लियोन। तीसरा देश है गुआना। गुआना के अलावा स्लोवेनिया को इलेक्ट किया गया है। और स्लोवेनिया के अलावा साउथ कोरिया को इलेक्ट किया गया है। ये वो 5 देश हैं जो अब अगले 2 साल तक के लिए नॉन परमानेंट मेंबर होंगे यूएनएससी के। तो कौन से देशों को ये सक्सीड कर रहे हैं? तो ये जिन देशों की जगह ले रहे हैं उन देशों में है अल्बानिया। अल्बानिया के अलावा गबून हो गया। और गबून के अलावा ब्राजील हो गया। और इसमें आ जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात। और साथ में घाना। ये वो 5 देश हैं जो कि पिछले 2 साल से इसके मेंबर हैं। बाय द वे, ये जो 5 कंट्रीज इलेक्ट किए गए हैं, ये परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल चालू होगा। यूएनएससी की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और इसके टोटल अगर बात करा जाए तो टोटल मेंबर कंट्रीज इसके 15 हैं। ठीक है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं इस टाइम पे, और 5 परमानेंट मेंबर हैं। अब देखिए, ये तो नॉन परमानेंट आते जाते रहते हैं, कंट्री हर 2 साल में बदल जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट कंट्रीज हैं इसके मेंबर, वो कौन कौन से हैं? वो तो और भी ज्यादा है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। एक तो अमेरिका हो गया, दूसरा ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, और फ्रांस आ जाता है इसमें। और फ्रांस के अलावा रशिया हो गया। ये वो 5 देश हैं जो कि परमानेंट कंट्री हैं सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इनके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सब टेम्परेरी हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा अमृत धरोहर और मिस्टी नाम की एक योजना लॉन्च करी गई है? और इन योजनाओं के अंतर्गत भारत भर में जितनी भी वेटलैंड्स हैं उनको रिवाइव किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी जमीन है भारत की जहां पर घने जंगल भी हैं और पानी के अच्छे संसाधन हैं, जैसे कि नदियां हो गई, लेक्स हो गई, या फिर मतलब मीठे पानी के सोर्सेज हैं। तो ये अमृत धरोहर और मिस्टी नाम की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च करी गई है। और आप में से कई लोगों को ये लगता होगा कि भारत में जो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो मैनग्रोव वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है। बट वो तो है, एक अलग चीज है। लेकिन भारत में इसके अलावा भी और रीजन है जहां पर मैनग्रोव फॉरेस्ट है, जैसे कि अंडमान निकोबार, वहां पर भी अच्छे सोर्सेज हैं। इसके अलावा गुजरात का जामनगर हो गया, कच्छ हो गया,
ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हमें बचा के रखने की बहुत ज़रूरत है। इस टाइम पर अगर बात करें तो भारत की 75 ऐसी लोकेशंस हैं जो कि रामसर साइट्स में शामिल हैं। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, भारत पूरे साउथ एशिया में मैनग्रोव पॉपुलेशन का 3% कवर करता है। मतलब कहने का ये कि गुजरात के कच्छ में रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो जंगलों में रहती है, और अंडमान निकोबार में ऐसी पॉपुलेशन जो घने जंगलों में रहती है, जामनगर के आसपास जो घने जंगल है वहां पर, और सुंदरबन में रहने वाले लोग, तो ये सब मिलाकर पूरे साउथ एशिया में 3% पॉपुलेशन है जो कि भारत में निवास करती है। अभी हाल ही में ये कौन सी योजना है जिसको अप्रूव किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और इसको अप्रूवल दे दिया गया है अगले 4 साल के लिए, 2022 से लेकर 26 तक के लिए, और इसके लिए 2,980 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। तो ये जो योजना है इसका नाम है एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। इस योजना का मेन मकसद ये है कि अगले 4 साल में 2980 करोड़ भारत सरकार लगा रही है, और इस पैसे की मदद से कोयले का उत्पादन और लिग्नाइट का उत्पादन किया जाएगा बड़े लेवल पर। इसमें आने वाले टाइम में स्टार्टअप्स को भी मौका दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स को सब्सिडी भी भारत सरकार देगी। भारत सरकार ये चाहती है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं कोल या लिग्नाइट से रिलेटेड जो कि इनका उत्पादन कर रही हैं, उनके सर से जो भार है वो भी उतरे, और उनका जो प्रेशर है वो वर्कलोड कम करके स्टार्टअप्स को भी मौका दिया जाए। और आफ्टर ऑल मेक इन इंडिया का सवाल है, तो मेक इन इंडिया के तहत हमारी ज्यादा से ज्यादा वो संस्थाएं होनी चाहिए जो कि हर एक क्षेत्र में हमारे ही लिए काम करें। इस योजना का क्या नाम है जिसको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं को स्किल एम्प्लॉयबल ट्रेनिंग देगी। मतलब ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि जिसके बाद वो व्यक्ति सीधे सरकार की योजनाओं के अंतर्गत कार्य भी कर सके और पैसा भी कमा सके। तो इन्होंने अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम लॉन्च करी है। इसका क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 1 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, और मध्य प्रदेश सरकार जो भी स्किल स्कीम्स लॉन्च करती है जिसके अंदर रोजगार के संसाधन होते हैं, तो ये व्यक्ति चल के आगे अपनी खुद का गुजर बसर कर पाएंगे। और इसके अंतर्गत अगर बात करी जाए तो एक स्टाइपन भी दिया जाएगा। केवल ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग ही दी जाएगी, ट्रेनिंग के दौरान भी स्टाइपन दिया जाएगा। 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक स्टाइपन दिया जाएगा इसमें। मध्य प्रदेश में गवर्नर हैं मांगू भाई पटेल। ये कौन सा विभाग है जिसके साथ महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में एक पैक्ट साइन किया है? माफी चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार का ये कौन सा विभाग है जिसके साथ एनएचपीसी ने यह पैक्ट साइन किया है? और इस पैक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को और स्टेबल किया जाएगा। मतलब जैसे पवन चक्कियां हो गई और सोलर पैनल्स हो गए, इनको बढ़ाया जाएगा, और महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ही प्रोड्यूस किया जाएगा। तो एनएचपीसी ने महाराष्ट्र के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ पैक्ट साइन किया है। एनएचपीसी का मतलब है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। बाकी अगर एनएचपीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका फरीदाबाद। ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा का हिस्सा है। और एनएचपीसी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे आर के बिश्नोई। क्या नाम है? आर के बिश्नोई। पूरा नाम है राजीव कुमार बिश्नोई। और इस योजना के अंतर्गत जो ये पैक्ट साइन हुआ है, महाराष्ट्र सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि महाराष्ट्र के अंदर 7,350 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, फिर वो सोलर हो या विंड एनर्जी हो, दोनों को मिलाकर बात हो रही है 7,350 मेगावाट बिजली का उत्पादन तो मिनिमम किया ही जाएगा इसके अंतर्गत। महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे हैं मुख्यमंत्री। इस एक्सरसाइज का क्या नाम है जो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने मालदीव्स में नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ कंडक्ट करी है? तो मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स और हमारी नौसेना दोनों मिलकर एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं, और इसका नाम है एक्सरसाइज एकता। क्या नाम है? एकता एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें इंडियन नेवी की तरफ से मार्कोस हिस्सा ले रहे हैं, मतलब मरीन कमांडोज हिस्सा ले रहे हैं, और इसके अलावा नेवी डाइवर्स भी हिस्सा इसमें ले रहे हैं, और मालदीव्स के भी जो मरीन कमांडोज हैं वो भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो दोनों देशों के जो मार्कोस हैं वो यहाँ पर बेसिकली हिस्सा ले रहे हैं। और इस एक्सरसाइज की शुरुआत जो है ये 4 जून से हो चुकी है। ये कब तक चलेगी? ये अच्छी खासी एक्सरसाइज है, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक ये चलने वाली है, पूरा 1 महीना चलेगी, जो कि अपने आप में बहुत होता है। 3 जुलाई को इसका समापन होगा जाकर, अब आप ये समझ लीजिए। और अभी
हाल फिलहाल में 2022 में भी मालदीव्स और भारत के बीच में एक्सरसाइज संपन्न हुई थी। वो एक्सरसाइज भी 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी और करीब 1 महीने तक, मतलब 3 अक्टूबर तक वो चली थी। वो 5वां संस्करण था इसका। मालदीव्स में राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव्स की कैपिटल है माले। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा नंद बाबा मिल्क मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसको योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में। इस योजना के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा हो, मतलब एक बार फिर से यूपी टॉप करे दूध के उत्पादन में। एक समय हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था पूरे भारत में, लेकिन आज की डेट में जो हरियाणा है, ये दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। हरियाणा का जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है आज की डेट में। लेकिन आने वाले समय में इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि यूपी टॉप करे एक बार फिर से मिल्क प्रोडक्शन में। अब इस योजना का मतलब क्या है? देखिए, इस योजना का मतलब सीधा सा ये है, उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए 1,000 करोड़ की धनराशि आवंटित कर रही है। और इस स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ऐसे किसान जो कि दूध का उत्पादन करते हैं, लेकिन इनको क्वालिटी बेस ही दूध रखना होगा, और वो सहकारी संस्थाओं के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को अपना दूध बेच सकते हैं। ठीक है, ये है इसका पूरा मेन उद्देश्य। और उत्तर प्रदेश में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखिएगा, यूपी सरकार ने अभी हाल ही में एक नया टाइगर रिजर्व लॉन्च किया था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहां पर इसको लॉन्च किया गया था? इसको चित्रकूट में लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में इनमें से बिहार सरकार ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैक्ट साइन किया है नई सिविल एनक्लेव बनाने के लिए? और ये जो नई सिविल एनक्लेव है, ये दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट में बनाई जाएगी। तो बिहार सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ये पैक्ट साइन किया है। अब देखिए, इसका सीधा सा मतलब है दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट में नए टर्मिनल बनाए जाएंगे। ठीक है, और इनमें वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दी जाएंगी जो कि एक प्रॉपर एयरपोर्ट में होती है, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट हो गए, उस तरीके से। तो अभी जो इनका लेवल है वो उस लेवल का नहीं है, तो इन एयरपोर्ट्स को भी वो लेवल तक लाया जाएगा। बाकी अगर बात करें दरभंगा, तो इसके लिए 78 एकड़ जमीन आवंटित करी गई है। 78 एकड़ में नया टर्मिनल बनाया जाएगा। और जो पूर्णिया एयरपोर्ट है, इसके लिए 52 एकड़ जमीन आवंटित करी गई है। और बिहार में नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये है RV अर्लेकर। कौन है? RV अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक में नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है के प्रतिभा रेड्डी। क्या नाम है? के प्रतिभा रेड्डी। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी तक कार्यरत थे डेप्यूटी जनरल मैनेजर के तौर पर। तो अब ये आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को पूरे तरीके से संभालेंगे। ये किसकी जगह ले रहे हैं? तो ये के प्रवीण कुमार की जगह ले रहे हैं। के प्रवीण कुमार अब रिटायर हो गए हैं। अगले 5 साल के लिए प्रतिभा रेड्डी को अपॉइंट किया गया है। हाल फिलहाल में मैंने आपको और भी अपॉइंटमेंट्स बताए हुए हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में संदीप गुप्ता को अपॉइंट किया गया है। ये कौन है जिनको अभी हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही है, इनका नाम है निर्मला लक्ष्मण। क्या नाम है? निर्मला लक्ष्मण। और इन्होंने जिनकी जगह ली है, तो इन्होंने मालिनी पार्थ सारथी को सक्सीड किया है। मालिनी पार्थ सारथी रिटायर हो गई हैं और निर्मला लक्ष्मण अगले 3 साल के लिए हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत रहेंगी। हिंदू ग्रुप की स्थापना 1878 में करी गई थी। जी हाँ, ये वही हिंदू ग्रुप है जिसका आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। काफी पुराना संस्थान है ये। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत 2024 के लिए भारत का जीडीपी फोरकास्ट कितना किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक का कहना है, या आप बोल सकते हो वर्ल्ड बैंक का अंदाजा है, कि 2024 में भारत का जीडीपी 6.3% रहेगा। कितना? 6.3%। पहले वर्ल्ड बैंक ने 6.6% का प्रिडिक्शन दिया था। तो मुद्रास्फीति को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने इसको अब घटा दिया है 0.3% पर। इसके अलावा अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो इस टाइम पर वर्ल्ड बैंक में भारतीयों का ही बोलबाला है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये भी भारतीय हैं। इनका नाम है अंशुला कांत। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये भी अभी कुछ टाइम पहले राजेश खुल्लर को अपॉइंट किया गया था। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड बैंक में पूरे तरीके से ऊपर के जितने भी टॉप ऑफिसर्स हैं, वो सब भारतीय हैं। इवन अगर बात करी जाए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में, तो ज्यादातर में भारतीय ही इस टाइम पर सीईओ के रूप में कार्यरत है।
क्या करें, हम इंडियंस हैं ही ऐसे, हर जगह फैले हुए हैं। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में मिलेनियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? एचडीएफसी बैंक ने नया कार्ड लॉन्च किया है। और एचडीएफसी बैंक ने ऐसे अपने कस्टमर्स के लिए जिनकी सैलरी 35,000 प्रति माह से कम है, 35,000 से अगर ज्यादा है आपकी सैलरी तो आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, 35,000 से कम है तो ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड की खास बात है कि इसमें 1% कैशबैक आपको ऑफलाइन परचेजेस पर मिलेगा, जिस पर आप ईएमआई वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो। इसके अलावा और भी कई सारे रिवॉर्ड्स पॉइंट एंड टैप एंड पे फैसिलिटी है इसमें, डायरेक्टली आप टैप करके पेमेंट कर सकते हो, वही जो यूजुअली दूसरे क्रेडिट कार्ड में है। बट ये थोड़ा सा आकर्षक बना दिया गया है इसको सर्विस क्लास लोगों के लिए जो कि नौकरी करते हैं कहीं पर। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी साल में 6 लाख से कम नहीं होनी चाहिए इनकम, तभी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो स्पेशली बोला जाए तो यह सैलरी क्लास के लिए है, जिनका अपना व्यापार है उनके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं ठीक है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और सीईओ है शशिधर जगदीशन। और इस क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम उम्र 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल। अभी हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है गैलेक्साई। इस कंपनी के द्वारा एक मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाई गई है। ये दुनिया में पहली ऐसी सैटेलाइट है जो कि मल्टी सेंसर होगी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ये नाम क्या इसका रखा गया है? इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है दृष्टि मिशन। क्या रखा गया है? दृष्टि। तो ये दृष्टि सैटेलाइट गैलेक्स आई ने बनाई है। गैलेक्स आई आपको पता है एक नया स्टार्टअप है, और इस स्टार्टअप को 5 स्टूडेंट्स ने मिलकर शुरू किया था। ये स्टूडेंट्स आईआईटी मद्रास के थे। दरअसल ये जो बनाई है सैटेलाइट, ये गैलेक्सी आई ने आईआईटी मद्रास के साथ ही मिलकर बनाई हुई है। तो इसको बनाने में आईआईटी मद्रास का बहुत बड़ा रोल है। गैलेक्स आई कंपनी का हेडक्वार्टर है बैंगलोर। बैंगलोर से मुझे याद आया, ध्यान रखिएगा, साल 2022 के रिपोर्ट के आधार पर भारत में स्टार्टअप कैपिटल कौन से शहर को डिक्लेयर किया गया था? तो यह बैंगलोर ही है जिसको स्टार्टअप कैपिटल डिक्लेयर किया गया था। पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप बैंगलोर में ही है। G20 की साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फॉर बैंकिंग सेक्टर की कॉन्फ्रेंस कौन से शहर में आयोजित करी गई है? तो इसको मुंबई में आयोजित किया गया। इसका मेन उद्देश्य यह है कि G20 नेशंस जो हैं वो आपस में साइबर सिक्योरिटी को लेकर नई एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले नाटो ने कंडक्ट करी थी, दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को भी रिफॉर्म करने की बात इसमें कही गई। जो G20 नेशंस हैं वो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। बैंकिंग सेक्टर को नए आयाम मिल सकते हैं G20 नेशंस के साथ मिलकर। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। अच्छा, G7 की स्थापना कब करी गई थी? 1975 में करी गई थी। इस बार की जो G7 कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ हुई है? ये जापान में हुई है, हिरोशिमा में। अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो ये जो किताब है, ये किताब अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 51वें बर्थ एनिवर्सरी पर लॉन्च करी गई है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। किसने? शांतनु गुप्ता। नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पहले भी देखा जा चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो भी किताबें लिखी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गिनी चुनी उंगलियों में किताबें, आप ये समझ लो आज की डेट तक आप देखोगे तो 10 से 15 किताबें मिलेंगी। लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि वो किताबें बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो आप जरूर एग्जाम से पहले स्पेशली पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जो किताबें हैं आप उन्हें देख कर जाइए। और अब योगी आदित्यनाथ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी सुर्खियों में हमेशा छाए रहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये जो किताब है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शांतनु गुप्ता, नाम ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा ये किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब में योगी आदित्यनाथ की लाइफ जर्नी जर्नी के बारे में बताया गया है। कल के वीडियो में मैंने आपको एक किताब बताई थी, इसका नाम है अमृत काल की ओर। ये जो अमृत काल की ओर किताब है ये पीएम नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल के कार्यकाल के बारे में बताती है। इसको लिखा है शिवानंद द्विवेदी और के उपाध्याय ने। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन से दिन मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया 7 जून को। और फूड सेफ्टी डे जो है इसको सबसे पहले डब्ल्यूएचओ के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था 2018 में। तब से लेकर पिछले 5 सालों से हम लोग इस दिवस को मना रहे हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में हर एक देश के अंदर जो सरकारें हैं वो फूड सेफ्टी के मानकों को प्रॉपरली देखें, लुक ओवर करें। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं एक त्योहार है जिसका नाम है बिहुला। बिहुला नाम का त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पे किसी भी बैच पे आप फ्लैट 10% का ऑफर गेन कर सकते हैं।
10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपके सामने ही ये लिखा रहता है, वरुण 10। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जब मेरे पास खाली टाइम होता है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो जब भी आपको टाइम पास करना हो तो आप मेरे निजी जीवन के बारे में भी थोड़ा बहुत वहाँ से जान सकते हैं। तो इसलिए आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लिया करिए। और एग्जाम इंजन में जो इस टाइम पे करंट बैच है वो ये वाला है। तो जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ में वन लाइनर के फॉर्म में मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं। वो सारे आपको एक ही बार में मिल जाएंगे। 2023 के किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बैच है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री, रिकॉर्डेड पॉलिटी के बैचेस ये सारे आपके पास ऑप्शन है। स्टैटिक जीके की मैगजीन भी अपलोड हो चुकी है हिंदी और इंग्लिश में। आप इसे भी अवेल कर सकते हो एग्जाम इंजन से। और इसके साथ मैंने आपको कुछ क्लासेस भी फ्री दी हुई हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। 40 से ज़्यादा टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।